Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we will discuss the strange case of Britain. Before discuss on this topic, would like to share a statement with you. ये स्टेटमेंट ये है, लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना। ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। ये सही बात है। आपने अगर कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरे करने की कोशिश कोई कर सकता है तो वो आप, क्योंकि मोक्ष तभी मिलता है जब आप उसके लिए कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट को याद रखिए। ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस मैप को हम लोग ब्रिटेन के मैप को समझते हैं। ब्रिटेन के मैप के साथ तीन स्टेटमेंट हमेशा जुड़ा रहता है, तीन वर्ड्स। फर्स्ट आपका है इंग्लैंड, सेकेंड ग्रेट ब्रिटेन एंड थर्ड यूनाइटेड किंगडम। ये तीन वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा। इससे कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये एक वर्ड है या मतलब एक कंट्री है या ये अलग अलग कंट्री है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। फर्स्ट स्प्लिट इंग्लैंड देखते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो चूँकि ये आइलैंड जो है कई पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट जो ये इंग्लैंड पार्ट है, ये आइलैंड जो है ये आपका इंग्लैंड कहलाता है। अगर इसको स्ट्रक्चर में ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये पार्ट जो है आपका दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है ये आपका इंग्लैंड कहलाता है। ओके, अगर इसको हमको ग्रेट ब्रिटेन कहना होगा तो इसके साथ स्कॉटलैंड जुड़ा होता है। स्कॉटलैंड देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या हो गया, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ अगर ये वेल्स, ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये स्कॉटलैंड हो गया और ये आपका वेल्स हो गया। अगर इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड और वेल्स ये दोनों जुड़ जाता है तब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। तब ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ जाता है, इसके लेफ्ट साइड में आइलैंड है जिसको आयरलैंड कहते हैं। ये आयरलैंड दो पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक रिपब्लिकन आइलैंड जो लिखा हुआ नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर हम बात करें इंग्लैंड का तो ये पार्ट जो दिख रहा है ये पार्ट आपका ब्रिटेन के साथ मिला हुआ है। तो ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड अगर साथ मिल जाए तो इसको कहते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस तरह इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड और प्लस वेल्स जो एक पार्ट में है आइलैंड के, अगर ये मिल जाता है तो ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ ये आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो जुड़ जाता है तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड जो एक पार्ट है जिसमें वेल्स और स्कॉटलैंड नहीं आते हैं वो कहलाता है इंग्लैंड। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, स्टार्ट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। टॉपिक वाइज समझते हैं। फर्स्ट, द मॉडल ऑफ द नेशन या द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल कोई है या कोई आदर्श है तो वो कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। सेकेंड स्टेटमेंट, in Britain the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval of revolution। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट डेवलप हुआ है वो सडन या अपहेवल ऑफ रिवोल्यूशन, किसी रिवोल्यूशन के कारण नहीं, या सडन वो तुरंत वो इंसिडेंट नहीं हुआ है। ओके, ब्रिटेन में, ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना है
उसमें किसी रिवॉल्यूशन का या कोई अचानक होने वाली कोई घटना ये नहीं है। थर्ड स्टेज पे चलते हैं। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। क्या कह रहा है, 18th सेंचुरी तक हम देखते हैं कोई भी ब्रिटिश नेशन डेवलप वैसा नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसल्स वी आर इथनिक वंस। इथनिक ग्रुप है जो अलग अलग समझेंगे हम लोग इसको आगे। इथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी आइडेंटिटीज क्या है इन लोगों का, ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश सेशल। जो इस आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनका अपना इथनिक ग्रुप है। इंग्लिश का अलग है, वेल्स का अलग है, स्कॉट का अलग है, आयरिश का अलग है। हम मैप से भी समझ सकते हैं इसको। शुरू में मैप देखे थे, देखिए इंग्लैंड का अलग है, वेल्स का अलग है, स्कॉटलैंड का अलग है और आयरलैंड का ये अलग है। ये 4 इथनिक ग्रुप इस आइलैंड में रहते थे शुरू से, तो इनमें डिफरेंसेस था। ऑल ऑफ दिस इथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये जो ग्रुप देख रहे हैं इनकी अपनी एक कल्चर थी और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडी ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। आपको याद होगा कि क्या कह रहा है, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडी ग्रो एंड वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। अब जान रहे हैं कि इसमें इंग्लैंड आगे निकल गया। इसके पीछे रीज़न था कि इंग्लैंड ने कई कॉलोनीज बनाई और उस कॉलोनीज के रिसोर्सेज से इसका डेवलपमेंट हुआ, और इसकी डेवलपमेंट होने के बाद, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग होने के बाद उसने सोचा कि और जो आइलैंड जो है जो इंग्लैंड में पड़ता है, जो ब्रिटिश चैनल के द्वारा इंग्लैंड से अलग होता है, यूरोप से अलग होता है, तो वो जितने भी आइलैंड है उस पर वो कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर के रूप में तेजी से उभरा था। ओके, यहाँ पे फिर हम क्लेम इथनिक ग्रुप को समझते हैं। इथनिक को समझना जरूरी है, तभी हम इंग्लिश, वेल्स एंड स्कॉट या आयरिश के बारे में समझ सकते हैं। इथनिक क्या होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में। इथनिक कह रहा है कि रिलेटेड टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल या कल्चरल ओरिजिन या बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ ए क्लेम्स। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना कोई कॉमन रेशियल या ट्राइबल या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, या उसका बैकग्राउंड कुछ कॉमन हो, जिस बेस पे उस ग्रुप को अलग माना जाएगा, तो इसी ग्रुप को हम लोग इथनिक ग्रुप कहते हैं। जिसका अपना कॉमन कल्चर हो या ट्रैवल हो या वैसी सोसाइटी हो, तो उसे हम इथनिक ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह देखते हैं, ब्रिटिश चैनल से अलग हुआ जो आइलैंड है उसमें 4 इथनिक ग्रुप रह रहे हैं इसमें, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। और ये इथनिक ग्रुप्स जो है, इन चारों का अपना अपना अलग अलग कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। ओके, बट एज द इंग्लिश नेशन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह इकोनॉमिक पावर में बढ़ा तो वो इस पर कैप्चर करना शुरू किया। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो वही बात है, जैसे जैसे पार हुआ तो इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन, दूसरे नेशन को वो इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। ये डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसी समय ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ। कहाँ? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ये रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ है। बस इसके बारे में ये समझना है कि 1688 में जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ, इस रिवोल्यूशन को हम लोग 1-2 और नाम से जानते हैं। एक तो 1688 का रिवोल्यूशन, इसमें कोई एक है ब्लडलेस रिवोल्यूशन। ब्लडलेस रिवोल्यूशन का कहने का मतलब है कि इस समय बिना किसी युद्ध के ये रिवोल्यूशन हुआ, इसलिए इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहते हैं। ये रिवोल्यूशन ब्रिटेन में बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसी रिवोल्यूशन के द्वारा वहाँ के मोनार्की को समाप्त किया गया, और मोनार्की को समाप्त करने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया गया, है ना, और सारा पावर किंग की जगह पार्लियामेंट के पास आ गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो इस तरह इस कंट्री में हम देखते हैं 1688 में ही क्या आ गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
मतलब अब इंग्लिश पार्लियामेंट की जगह, मतलब किंग की जगह वहाँ कौन रूल करेगा? पार्लियामेंट। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, जो आप लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। तो याद रखना है 1688 में जो रेवोल्यूशन हुआ, कौन रेवोल्यूशन हुआ? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, या 1688 का रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन के द्वारा वहाँ के पार्लियामेंट को, वहाँ के किंग को समाप्त कर दिया गया और पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया गया। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उस स्लाइड में समझेंगे किस तरह ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने और पार्ट को अपने में मिलाया। सबसे पहले ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर में किया। स्कॉटलैंड आपको याद होगा इंग्लैंड के नॉर्थ में है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसी एक्ट जो पास हुआ 1707 में, इसी एक्ट के तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने अपने साथ मिला। बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड, इस एक्ट के बाद क्या हुआ? दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस एक्ट के बाद फॉर्मेशन किया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। इंग्लैंड आगे क्या कह रहा है? इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड इसके बाद पावरफुल हो गया, इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड पे अपने पावर को इम्पोज करने के लिए वो पावरफुल हो गया। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसी कारण हम देखते हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English member। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब मैक्सिमम मेंबर कौन हो गए? ब्रिटिश, जिसके चलते स्कॉटलैंड के लोगों को परेशान किया गया है। वो देश जो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड करता था और सोचता था इंडिया में किस लिए आया है? इंडियंस को सिविलाइज्ड करने के लिए। क्या वो अपने कंट्री में ही अपने आसपास के लोगों को के साथ सिविलाइज्ड व्यवहार कर रहा है? नहीं। तो वही द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members। The growth of British identity mean that Scotland's distinctive cultures and political institutions were systematically, और फिर उन्होंने जो स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, उसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, सिस्टमेटिकली उसको क्या करता गया? दबाता गया, उसको समाप्त करता गया। द कैथोलिक claims that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression wherever they attempt to assert their independence। और इस तरह देखते हैं कि जो स्कॉटिश लोग का जो इंडिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे क्रश करता गया, समाप्त कर दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वे आर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। उन लोग का, स्कॉटिश लोग का अपना एक लैंग्वेज था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैलिक लैंग्वेज। उसको धीरे धीरे, और प्लस उसका जो ड्रेस था नेशनल, उन लोग का स्कॉटिश लोग का अपना एक ड्रेस था, उन लोगों को नेशनल ड्रेस, एंड लार्जर नंबर वे आर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और इस तरह के लैंग्वेज को वहाँ दबाया गया, इस तरह के ड्रेस को हटाया गया, और इस प्रेशर के कारण कई स्कॉटिश लोग जो थे, लार्ज नंबर वे आर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, फोर्स के साथ उन लोगों को उस जगह, अपने होमलैंड, अपने घर से उन लोगों को भगाया गया। तो आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड में ब्रिटिश ने क्या किया? एक्ट ऑफ यूनियन, याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन के साथ उसने कई, इसके बाद ही स्कॉटलैंड को अपने अंडर में, इंग्लैंड अपने अंडर में किया। सेकंड आते हैं आयरलैंड। तो स्वाभाविक है जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ वही आयरलैंड के साथ भी होगा। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, जो आयरलैंड के साथ हुआ वही इनके साथ हुआ। ड्राइवन बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में क्या प्रॉब्लम था? देखिए, स्कॉटलैंड में भी कैथोलिक लोग थे, लेकिन इंग्लैंड में अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, इसको प्रॉब्लम समझिए। रोमन कल्चर के समय, जो रोमन कल्चर्स के ही समय जो कैथोलिक लोग जो थे वो पूरे यूरोप में फैले। कैथोलिक को समझना हो, कैथोलिक जो है वो एक तरह से हम इंडिया में हिंदू और बौद्धिज्म के साथ जोड़ सकते हैं। दोनों एक ही धर्म से निकला है, बौद्धिज्म भी हिंदू से ही निकला है। लेकिन जिस तरह हिंदू में आडंबर बहुत ज़्यादा आ गया तो उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ बौद्धिज्म के रूप में, है ना। उसी तरह हम देखते हैं कैथोलिक जो क्रिश्चियंस का पुराना कल्चर, पुराना रिलीजन है, तो उसी में कुछ बहुत ज़्यादा आडंबर आ जाने के कारण उससे चेंज होके प्रोटेस्टेंट आया, ठीक है ना। है क्या क्रिश्चियंस ही, लेकिन वो चूँकि उसमें आडंबर बहुत ज़्यादा आ गया था, उस चीज़ को चेंज करने के लिए प्रोटेस्टेंट लाया। तो इंग्लैंड के लोग अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट थे और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के लोग अधिकांशतः
कैथोलिक लोग थे। तो स्वाभाविक है इंग्लैंड कैथोलिक लोग का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। ड्राइवर बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, इन लोग के बीच लड़ाई हुई। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड, और इंग्लिश स्वाभाविक है इसका हेल्प करेगा प्रोटेस्टेंट का, क्योंकि इंग्लिश में ही अधिकांशतः लोग कौन थे, प्रोटेस्टेंट लोग थे। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड, कैथोलिक रिवोल्ट्स किए गया, कैथोलिक रिवोल्ट जो किया गया वो ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड को क्या किया गया, दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लीड बाई, रिवोल्ट जो वॉल्फस्टन है इनके द्वारा रिवोल्ट किया गया, यूनाइटेड आयरिशमैन इनके द्वारा रिवोल्ट किया गया, तो ये सब सक्सेस नहीं हुआ। आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ 1801। तो आपने देखा 1707 में स्कॉटलैंड और 1801 में आयरलैंड को फोर्सली पावर के साथ उसको यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला लिया गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू ए प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इस तरह देखते हैं, एक न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्गेट थ्रू प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर, मतलब एक नया ब्रिटिश नेशन का डेवलप किया गया जिस पे हावी कौन था, डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इस तरह हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश नेशन का डेवलप किया गया है ना, और इस पे डोमिनेंस कर रहा था इंग्लिश कल्चर। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं नई ब्रिटेन के सिंबल, ब्रिटेन फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, ये सब को बढ़ावा दिया गया। पर जो पुराने जो जितने भी राष्ट्रसंघ थे वो सभी चीज़ को समाप्त कर दिया गया, उसे या तो दबा दिया गया। इस तरह हम देखते हैं ब्रिटिश ने यहाँ भी फोर्स के हेल्प से स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को अपने साथ मिला लिया। यहाँ भी आपने क्या देखा कि फोर्स के ही मदद से, मैंने देखा जर्मन का जो यूनिफिकेशन हुआ उसमें भी फोर्स का ही प्रयोग हुआ, इटली के यूनिफिकेशन में भी फोर्स का ही प्रयोग हुआ, और यहाँ भी हम देखते हैं फोर्स के बल से ही, आर्मी के ही बल से स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को मिलाया गया। मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट, कॉमन नेशनलिज्म का हम देख सकते हैं, नेशन के डेवलपमेंट में यहाँ पे बहुत कॉमन पीपल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। ओके, आई होप you understand this topic. Bye.